बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हम सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन देखते हैं। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे प्रोग्राम्स आएंगे जो किसी काम करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड प्रोसेसिंग है, MS ऑफिस है, एक्सेल, वर्ड और इसी तरह के और बहुत सारे प्रोग्राम जो आएंगे वो एप्लीकेशंस प्रोग्राम कहलाएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होंगे जो सिस्टम्स को चलाने के लिए यूज़ होते हैं। इसकी आगे फर्दर दो कैटेगरी हैं, एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडो XP है, विंडो 7 है। हम लैपटॉप लेंगे तो हमें उसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होगा। हम मोबाइल फ़ोन होता है तो उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यूटिलिटी प्रोग्राम कौन से होंगे? लेट से जैसे इसके अंदर मल्टीमीडिया को चलाने के लिए मल्टीमीडिया का जो प्रोग्राम होगा, विंडो मीडिया प्लेयर, वो यूटिलिटी। आल्दो कि ये अब एक ही पैकेज में आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें उसमें ऑलरेडी विंडो मीडिया प्लेयर होता है। अगर नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सही काम करेगा और हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी तो हम इसको चलाएंगे। अगर मल्टीमीडिया की ज़रूरत नहीं है, हमने कोई ऑडियो वीडियो फाइल नहीं चलानी, तो हमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत टाइप्स के होते हैं। और फिर आगे ऑपरेटिंग सिस्टम की दो कैटेगरी हैं जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें एक यूज़र इंटरफेस होता है और दूसरा कर्नल होता है, वो डिटेल में आ जाएगा। जी, अब आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, हिस्ट्री में जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखें, जिस तरह का हार्डवेयर होगा उसी तरह का ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होगा। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होगी, मशीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की होती थी और काम उनके बड़े लिमिटेड होते थे और ये उनकी डिवाइसेस होती थी, मैग्नेटिक टेप और इस तरह के इक्विपमेंट साथ होते थे। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो उसका सिर्फ़ और सिर्फ काम क्या होता था कि वो एक जो टास्क है जिसे एक जॉब कहते हैं उसको हैंडल करना, कि उसको रन करना और उसे क्लोज करना। बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आ गए कि इस पूरे एक काम को एक जॉब कहते हैं और एक से ज़्यादा जॉब्स की क्यू बना दी जाती थी। कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो CPU है वो बहुत फास्ट चलता है, जबकि IO डिवाइसेस थोड़ी स्लो होती हैं, या उसको बाकी चीज़ें पूरी करने के लिए CPU स्टिल बैठा रहता था या वो आइडल रहता था या काम नहीं, वो वेटिंग में रहता था। तो उसकी थ्रूपुट को बेहतर बनाने के लिए ये कहा गया कि अब जितनी भी ये जॉब्स हैं उनको क्यू में लगा दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, CPU को रेड जॉब तैयार करके दे रहा होता है और जो इनपुट लेनी है, जो आउटपुट दिखानी है, वो वाले काम परफॉर्म करता है। तो इस तरह जॉब जो काम होंगे, 5-6 प्रोग्राम जो होंगे वो एक क्यू में लग जाते हैं। जो पहले आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फीफो का कॉन्सेप्ट आ गया और वो क्यूज़ आगे परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कहते थे। अच्छा, इन सब के अंदर एक ही चीज़ थी कि इसके अंदर इसका काम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है कि जस्ट जो जॉब आई है, जो अब एग्जीक्यूशन होनी है, उसको स्टार्ट करवाना है। बाद में उसको नहीं ब्रेक लगा सकते, दरमियान में नहीं रोक सकते थे। ये दरमियान में रोकने का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको कहते हैं इंटरएक्टिव प्रोसेसिंग। कि अगर हमें दरमियान में ज़रूरत पड़ी उसको रोकने की, लेट से एक मूवी चल रही है उसको स्टॉप करना है,
तो अगर हमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सहूलत ही नहीं देता तो वो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। शुरू में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जैसे जैसे ये चीज़ नई चीज़ें आई डेवलप हुई तो ज़रूरत पड़ी कि दरमियान में भी हम लोग टाइप कर सकें, कोई चीज़ रोक सकें। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को भी मैनेज करता था कि अगर रनिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान भी यूज़र को ज़रूरत पड़ी है तो वो उसको स्टॉप कर सके, उसको रिज्यूम कर सके, उसको कह लें कि ना कुछ भी उसके साथ परफॉर्म कर सके अगर इनपुट की भी ज़रूरत है। तो इससे कॉन्सेप्ट आगे आ गया कि काम क्या क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कोऑर्डिनेशन करता है यूज़र के साथ कि किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या इनपुट लेनी है, क्या आउटपुट देनी है, कहाँ रोकना है। ठीक है, इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम। और प्रिंटिंग रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग यानी कि टाइपिंग वगैरह, एक की बोर्ड से टाइपिंग करे तो वो हर की को लेके उसको वर्ड प्रोसेसिंग में लेके जा रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन हो रही है। एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क अंडर अ डेडलाइन, रियल टाइम प्रोसेसिंग भी इसमें शामिल थी। रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होती है कि एग्जैक्ट टाइम के अंदर और रनिंग टाइम के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे ये मिसाइल वगैरह का, रिडार वगैरह का कॉन्सेप्ट जो इसमें आ जाता है कि इनको रियल टाइम प्रोसेसिंग चाहिए होती थी। इंटरैक्टिव सिस्टम है, रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम आ गया। टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद टाइम शेयरिंग क्या होगा कि टाइम को शेयर किया जाएगा कि ये सीपीयू है और ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादा फोकस यही है कि सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज हो। तो सीपीयू मुख्तलिफ़ किस्म के अगर यूज़र बैठे हुए हैं उनको टाइम शेयर करके देना कि लेट से 3 सेकंड पहले को देना, फिर इसको दे दिया, फिर इसको टाइम दे दिया, फिर इसका काम कर दिया, फिर इसका और फिर इसका, फिर दोबारा इसमें आ गया। तो इस तरह टाइम शेयरिंग में जो आजकल का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसमें भी टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सॉन्ग रन किया है साथ में ही आप टाइपिंग भी कर रहे हैं तो बिहाइंड द आपको लग रहा है पैरेलल वर्क हो रहा है, जबकि बिहाइंड द सीन ये हो रहा है कि वो टाइम सीपीयू टाइम शेयर करता है। सीपीयू उस सॉन्ग को रन करता है 3 सेकंड के लिए और उसी में ही दूसरी जॉब परफॉर्म करना, टाइपिंग की कीज़ जो है ना डिस्प्ले करना शुरू करता है। अब चूँकि नैनो सेकंड में उसकी स्पीड होती है वो वापस स्विचिंग कर रहा होता है। इस कॉन्सेप्ट को टाइम शेयरिंग कह देते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन करना। तो इसमें देखें कि तकरीबन अर्ली जो थे 30 यूज़र को एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में ये फैसिलिटी थी। शुरू वाले ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम के अंदर फैसिलिटी ही नहीं थी कि वो एक से ज़्यादा काम कर सकते हों। तो मल्टी प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग आ गई। मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग तकरीबन मिलता जुलता काम है। टास्क काम परफॉर्म होना कि एक से ज़्यादा यूज़र एक ही वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकते हो, ये मल्टीटास्किंग